हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून सोनू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का पेपर जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए पूछा गया था। बेसिकली हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ चुका है, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, ये टॉपिक होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में, तो यहां पर इस क्लास के अंदर डिस्कशन तो होगा ही होगा, साथ में हम टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। पहला है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो डिस्कस करने वाले हैं, हम सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज सेल? हाँ, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोग मुझे पहले भी सुन चुके हैं इसी टॉपिक पर, लेकिन वो टॉपिक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए मैं वापस आपको अभी यहां पर इसको लाइव मैं यहां पर आपके साथ कनेक्ट हुआ हूं और इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी वो बताई गई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसके पहले जो बुक्स में डेफिनेशन होती है वह लिखी होती है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जा सकता है। पूजा कुमारी यादव पूछ रही है सर सीएसआईआर की कट ऑफ कब आएगा? पूजा, सीएसआईआर की कट ऑफ आ जाना चाहिए था अब तक, पर क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए और आईएफएस ऑनलाइन को देखते रहिए। आईएफएस ऑनलाइन पर आपको हर न्यूज़, साइंस के एग्जाम जितने भी होते हैं, जहां कहीं भी साइंस है वहां पर आईएफएस ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपके हर एग्जाम की प्रिपरेशन, आपके साइंस से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन लगभग आपको आईएफएस ऑनलाइन पे मिल जाते हैं। तो आईएफएस ऑनलाइन देखते रहिएगा, जैसे ही कुछ होगा, कट ऑफ रिलीज होगा, वो सारी चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। और आप सीएसआर के वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए। नीलम गुड आफ्टरनून, ऋषभ वेरी गुड आफ्टरनून सर। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बेसिक डेफिनेशन सेल की बताई है, उसके बाद अब एक बात यहां ध्यान रखने वाली है कि सेल के बारे में यह भी कहा गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल के हैं, इवन दे आर कैपेबल ऑफ देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो बना सकते हैं। स्नेहा वेरी गुड आफ्टरनून, प्रतिमा गुड आफ्टरनून। एंड दे परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकती है और लाइफ के लिए सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए तो कहा गया, इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोनू कह रहे हैं सर हिंदी में भी बता दो। बिल्कुल मैं हिंदी में बता दूंगा, और मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी भाषा लगती है
और उसको बोलने में बहुत मजा आता है, तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। तो सेल अपना अकेला ही, सेल जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना है जो अपना खुद का स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकती है, और दूसरी बात, लाइफ के लिए सारे के सारे एसेंशियल या जरूरी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, सारे जरूरी फंक्शन उसके अंदर परफॉर्म होते हैं। नाउ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और लिविंग। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी संरचना जो सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम हो, उसका खुद का कभी भी इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं हो सकता, वह इंडिपेंडेंटली जीवन अपना यापन नहीं कर सकती। इसका उदाहरण मैं आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एक उदाहरण ले सकते हो, एग्जाम्पल वायरस। वायरस का खुद का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, और इवन वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है। ठीक है, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कैसे? वायरस दो तरीके की लाइफ जीते हैं, एक सेल के अंदर और दूसरी सेल के बाहर। तो जब सेल के बाहर वायरस हो, यानी किसी सरफेस पर पड़े, आजकल तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप जानते हो कि किसी भी सरफेस पर वायरस हो सकता है। तो जब सरफेस पर वायरस होता है यानी सेल में नहीं है, तो वह एक्स्ट्रा सेलुलर वाली कंडीशन में है, सेल के बाहर है। और जब सेल के अंदर होता है तो फिर कैसी कंडीशन होती है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, ये दो स्टेट हैं वायरस की। लेकिन वायरस जब कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर वाली फॉर्म में होता है, जब सेल के बाहर किसी सरफेस पर पड़ा होगा, तो वायरस यानी विषाणु ये जिंदा नहीं माने जाते, इनको नॉन लिविंग की तरह या निर्जीव की तरह कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात कि जब ये सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जब किसी तरीके से सेल के अंदर एंटर किए जाते हैं, तो फिर क्या होता है? अब ये सजीव की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि ये कुछ वैसे फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ये रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं, अपने जैसे खूब सारे वायरस बनाना शुरू कर देते हैं, और जिस सेल के अंदर गए हैं उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। तो अब जो एंजाइम अभी तक हमारी कोशिका के लिए काम कर रहा था, अब वो सारे एंजाइम इस वायरस के डीएनए के लिए काम करने लग गए। तो इसको कहा जाता है मशीनरी हाईजैक हो गई। ऐसा वायरस कर लेते हैं। जब सेल के अंदर है तो सजीव, सेल के बाहर निर्जीव। तो कुल मिलाकर के वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह बात तो ध्यान रखने वाली थी ना कि अगर सेल से कम स्ट्रक्चर है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या लिविंग तब तक नहीं माना जाता जब तक वो सेल के अंदर नहीं होता। सेल के बाहर है तो लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सेल से बहुत कम स्ट्रक्चर है। ज्यादातर वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन होता है, बस और कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन के अलावा कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो लिविंग नहीं माने जाते। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसने सेल को देखा था? सबसे पहले सेल को देखने वाले तो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक एक कपड़े के व्यापारी थे, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन बाद में इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा इनको क्रेडिट देना शुरू कर दिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल सेल या लिविंग सेल को इन्होंने ही देखा था। हालांकि इन्होंने उसके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं की। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को ये पेपर लिख लिख करके भेजते रहे कि मुझे बारिश के जो गड्ढे होते हैं सड़कों पर, उनकी पानी की एक ड्रॉप में मुझे कुछ ऐसे एनिमल क्यूल दिखाई दिए हैं, छोटे छोटे जीव दिखाई दिए हैं जो इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। लेकिन उसके बाद इस बात को बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया आगे। सेल नाम और इसकी डिस्कवरी एक्चुअली में मानी जाती है कि यह रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने एक बॉटल स्टॉपर होता है जो कॉर्क का बना होता है। तो कॉर्क क्या होता है? बॉटल स्टॉपर। कुछ इस तरीके से बॉटल स्टॉपर होता है।
इसी का इन्होंने पतला पतला सेक्शन कट किया और जब माइक्रोस्कोप में देखा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जो खोखला स्ट्रक्चर था, अंदर हॉलो स्ट्रक्चर था, चारों तरफ से क्लोज, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर को, खोखले स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा सेल। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया? सेल। सोनिया कुमावत, वेरी गुड आफ्टरनून। राजीव शर्मा कह रहे हैं सर कोरोना में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? कोरोना में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए होता तो उसकी वैक्सीन बनाना सिंपल था, डीएनए होता जेनेटिक मटेरियल तो उसको खत्म करना आसान था, पर आरएनए को खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत तेजी से चेंज होता है। चलो, तो हॉलो स्ट्रक्चर को क्या कह दिया? सेल। कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर हो जो चारों तरफ से, जिसके चारों तरफ बाउंड्री प्रेजेंट हो, उसको सेल कह देंगे। लेकिन बायोलॉजिकल सेल क्या होती है ये बाद में पता चला। ध्यान रहे, रॉबर्ट हुक ने पहली बार डिस्कवरी की सेल की और इन्हीं की वजह से ये नाम हुआ सेल। ठीक है, नेक्स्ट एक डिस्कवरर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था सेल, वो खोखला स्ट्रक्चर था, उसमें सेल मर चुकी थी, डेड सेल थी। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और ज्यादा पावरफुल होता गया तो सूक्ष्मदर्शी पावरफुल होने की वजह से क्या होता है कि और ज्यादा सेल की डिटेल पता चलने लगी। और फिर इसी क्रम में अगले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और उसके बाद सेल के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारा अध्ययन करके दो साइंटिस्ट, ये दोनों अलग अलग जगह के, स्लाइडन और सॉन। स्लाइडन कहां के थे? ये जर्मनी के थे, और सॉन ब्रिटिश यानी लंदन के थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज की, यानी सेल के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसको कोशिका सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। इन्हीं की वजह से हम कोशिका सिद्धांत या सेल के बारे में सही इंफॉर्मेशन पढ़ पाते हैं। राजीव शर्मा कह रहे हैं सर जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि। अच्छा राजीव, थैंक यू। चलिए, नहीं बता क्यों नहीं सकते, बता दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि स्लाइडन और सॉन, ये एक तो थे बॉटनिस्ट और दूसरे जूलॉजिस्ट थे। एक एनिमल सेल पर काम कर रहे थे, दूसरे प्लांट सेल पर काम कर रहे थे, पर दोनों ने पाया कि सेल के बारे में लगभग जो बात प्लांट में देखने को मिली वही बात एनिमल में देखने को मिली। तो दोनों ने मिल करके एक साथ कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रपोज की। अब ये क्या है कोशिका सिद्धांत, उसको हम समझेंगे और उसके बाद उन्हीं के कोशिका सिद्धांत में कुछ गलतियां थी जिनको सुधारने का काम बाद में किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने किया। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नहीं, स्लाइडन सॉन की थ्योरी में कुछ गड़बड़ है, इसमें एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए। तो क्या थी वो लाइन, अब हम देखते हैं, बात करते हैं। देखो, स्लाइडन सॉन ने जो भी सेल थ्योरी दी थी पहले हम उसको देखेंगे। स्लाइडन सॉन की लिखी हुई ये पहली लाइन थी। क्या था पहली लाइन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल के उत्पाद हैं और सेल से ही बने हैं, ऐसा कहा था किसने? स्लाइडन सॉन ने। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने एक बात और लास्ट में जोड़ी और जो कोशिका सिद्धांत था उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, सेल थ्योरी को और ज्यादा इंप्रूव किया। और वो मॉडिफिकेशन क्या था? वो मॉडिफिकेशन था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी स्लाइडन सॉन ने ये तो बता दिया था कि सारे के सारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सेल से ही बने हैं और सेल के ही उत्पाद हैं या सेल के ही प्रोडक्ट हैं, पर सेल आई कहां से, ये सेल कहां से आई? तो उसके बारे में इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने, कि सारी की सारी सेल्स पुरानी सेल से आई हैं। ठीक है, अब सारी की सारी सेल पुरानी सेल से आई, तो जो पहली बार सेल आई होगी वो कहां से आई होगी? वो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसमें यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट देखा था कि किस तरह से
कुछ अजैविक तत्व मिलकर के एक जैविक सेल की संरचना बनाते थे। पहली जो कोशिका बनी थी वो किसी अजैविक तत्व से मिलकर के बनी थी, और फिर बाद में आगे आने वाली जो सेल थी वो सब उसी से बनती गई, उसी सेल से। सुभाश्री आचार्य कह रहे हैं ओमनी सेलुली सेलुलर, बिल्कुल सही बात है। ओमनी सेलुली सेलुलर किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ठीक है, ये सारे के सारे सेल पुराने सेल से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो आज की जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो इन्हीं दोनों बातों पर आधारित है, या इन्हीं दोनों बातों का समावेश एक तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बातों को, ये रुडोल्फ विर्चो की बात थी और ये स्लाइडेन एंड सॉन की बात थी। स्लाइडेन सॉन ने मिलकर के कहा था चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी किससे मिलकर के, सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने हैं? सेल से। तो देख लो, सेल बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद कई सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब ये ऑर्गन, हार्ट जैसे एक ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप देखो हॉर्स के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम है इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख सकते हो हार्ट एक ऑर्गन है, ऐसे कई ऑर्गन है, जैसे एक ब्लड वेसल्स, ये भी ऑर्गन है। जो फ्लूइड है, ब्लड है, उसको भी हम मान सकते हैं। तो कई सारी चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? फाइनली कई सारे ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसे कई सारे सिस्टम जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सेम चीज प्लांट के बारे में भी है, कई सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गन मिलकर के बनाए ऑर्गन सिस्टम, जैसे प्लांट के अंदर लीफ और स्टेम, और फिर मिलकर के ये बनता है प्लांट, कंप्लीट प्लांट। आगे चलते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सारी की सारी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। देखो ये दो डॉटर सेल है, ये कहां से आई? अपने पेरेंट सेल से आई है। यही पेरेंट सेल डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है, इसको कैसे पता करेंगे? क्या कोई ऐसा भी है कि जो एक्सेप्शन हो? सेल थ्योरी में कहा गया था कि सेल थ्योरी के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर देखो आरबीसी जो है उसके अंदर क्या नहीं होता? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ना तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, और इसके अंदर क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेल्स नहीं है, ऑर्गेनेल्स कोई भी कोशिकांग नहीं है। ठीक है, कोई भी कोशिकांग नहीं है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना तो दूसरे कोई गोल्गी, ना तो ईआर, कुछ भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है आरबीसी के अंदर, तो फिर यह जिंदा कैसे है? शुरुआत में इसके पास था, लेकिन जब ये मैच्योर हुई आरबीसी तो इसने सारा ऑर्गेनेल बाहर इजेक्ट कर दिया। तो इसको कह सकते हैं कि मैच्योर आरबीसी जो होती हैं, ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर यानी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ना तो केंद्रक होता है और ना ही कोई कोशिकांग होते हैं, यानी ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि खाली स्पेस या खाली रूम ये प्रोवाइड किया जाता है हीमोग्लोबिन को, क्योंकि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन। तो खूब ज्यादा हीमोग्लोबिन सेल के अंदर रह पाए, इसके लिए सारी चीजें वहां से खाली कर दी गई ताकि हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा हो और बेहतर ट्रांसपोर्ट करा सके। ठीक है, तो हम अभी तक कहते थे कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर से कोई चीज कम हो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता उसका, और वो सेल के अंतर्गत नहीं रखी जाएगी, लेकिन आरबीसी को हम रख रहे हैं। ऐसे दूसरे भी कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो सेल कहने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो एक्सेप्शन माने जाते हैं, और बायोलॉजी में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं।
अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जितना अब तक आपने पढ़ाया आप उसका फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। पहला है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल को किसने डिस्कवर किया, और ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो एसीएफ में आया है उसको भी हम बताएं। कविता वैष्णो कह रही हैं वेटिंग फॉर मोर सेशन फॉर एसीएफ, और कविता थैंक यू, नमस्ते कविता, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जो भी जितना भी पॉसिबल हो सकेगा एसीएफ के लिए हम और सारे टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलो, सेल किसने डिस्कवर किया था, इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। मैंने बताया था लिविनहॉक बेचारे भले ही इन्होंने पहली बार सेल को देखा था, वो 1600 में देख लिया था इन्होंने सेल को, लेकिन सेल की डिस्कवरी मानी जाती है जब रॉबर्ट हुक ने ये हॉलो स्ट्रक्चर देखा था 1800 के आसपास, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी स्टेटेड दैट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है, जल्दी से बताओ। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल आर मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट कंटेन एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ केमिकल्स, सेल आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोशिका सिद्धांत क्या कहती है, सभी बहुकोशिकीय जीव कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। अब देखो हिंदी में कहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, अब जल्दी जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सोनिया कुमावत का आंसर आ गया और इन्होंने 3 बार लिख दिया है, 333 बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। क्योंकि कोशिका सिद्धांत में कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कही गई थी, इसलिए यह बात गलत है। सेकेंड ऑप्शन है सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट, ऐसा कुछ कोशिका सिद्धांत में नहीं कहा गया था। हां, कोशिका सिद्धांत में जो एक बात कही गई थी वो ये थी कि सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यस इट इज ट्रू, यही कहा गया था कि सभी कोशिका पुराने सेल से आती है, एकदम सही है, सबका आंसर सही है। पवन, अर्पणा, पी स्टडी विथ वंशिका, स्नेहा, सबका सही है, ठीक है। सोनू, सयान, सनी, सॉरी, सुमन, सबका सही है। सुमन देखो फर्स्ट ऑप्शन आप बता रही हैं आप गलत हैं, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कोशिका सिद्धांत में बात की ही नहीं गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सेल थ्योरी इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कोशिका सिद्धांत का कौन सा कथन नहीं है, हिंदी में कहें तो कौन सा सेल थ्योरी नहीं है, कौन सी बात, इसका आंसर क्या होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, द सेल इज मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल अराइजेस बाय अ डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी बातें कही गई थी सिवाय एक को छोड़ करके, सारी बातें कही गई थी सिवाय एक को छोड़ करके। क्या कोशिका सिद्धांत के बारे में आपने कभी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में सुना है क्या। देखो आंसर सही करो, सारी बातें तो कोशिका सिद्धांत में कही गई, लेकिन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में ऐसा कोई शब्द कोशिका सिद्धांत की जो 2 पॉइंट थे उसमें कभी भी डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। पूछा गया था ना कि क्या नहीं है, तो जो नहीं है वो क्या है, कौन सी बात नहीं है कोशिका सिद्धांत में, सेकंड वाली, सेल थ्योरी में ये सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, संरचनात्मक संगठन के आधार पर अगर कोशिका के प्रकार आप देखेंगे तो कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो सेल 2 टाइप की होती हैं,
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच। जो डिफरेंस है अब मैं उसको बात करने जा रहा हूं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है, जो कैरियोटिक वर्ड है ये कैरियन से मिलकर के कैरियन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है एडवांस, बचपन में आपने पढ़ा है ये सब। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान रहे। अब प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल किस आधार पर बताई गई है, उसके न्यूक्लियस किस तरीके के हैं, न्यूक्लियस को देख करके यह डिसाइड किया कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियस प्रिमिटिव होने का क्या मतलब है और न्यूक्लियस एडवांस होने का क्या मतलब है, यह भी हम देखेंगे। देखो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है और न्यूक्लियस यहां मतलब ही जेनेटिक मटेरियल से है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो बहुत सिंपल सी होती हैं। मान लो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल को, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है या जेनेटिक मटेरियल है ये इस तरीके से पड़ा हुआ है, सस्पेंडेड है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक कॉमन हॉल के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो सेल के अंदर जो भी चीजें फंक्शनल हैं, जो काम करती हैं सेल के डिवीजन में या उसका उपापचयी क्रिया चलाने में, जो भी कुछ काम करता है वो सब एक कॉमन हॉल या कॉमन स्पेस में पड़ा हुआ है। तो ये कोई पुराने टाइप का घर है, कोई इसमें सेक्शन, कोई दीवार नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक थोड़ा एडवांस टाइप का घर है और यहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन है। हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट, या यूं कह लो कि जैसे एडवांस घर में होता है, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है तो उसमें ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, हॉल अलग है, किचन अलग है, सब कुछ अलग अलग है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं, उनमें खूब सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, खूब सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। एडवांस का मतलब कि आप जब इस सेल को देखोगे, यूकैरियोटिक सेल को, तो इसके चारों तरफ मिलेगा आपको न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। किसके चारों तरफ, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ आपको, ये जेनेटिक मटेरियल है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस का है। तो अगर जेनेटिक या डीएनए के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूक्लियस। सुपर्णाधार पूछ रही सर, आई हैव डन एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, आई एम एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। यस यू आर एलिजिबल, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन एक बार जाकर के देख लेना वेबसाइट पर, तो आप टेंशन मत लो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करने ना हमें, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पुराने टाइप का घर है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, अलग अलग सेक्शन नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। यहां पर आप देखोगे कि सेल ऑर्गेनेल है पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। जरा डिफरेंस देख लें इसके बारे में, कि जो मेजर डिफरेंस है वो, कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की, और इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं अगर उसके बारे में बात करें, तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस तब कहा जाता है जब जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कई सारे सेक्शन, कहने का मतलब सेल ऑर्गेनेल, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, या यूं कह लो कि झिल्ली वाले कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुआ है। पर यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है, खूब सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के तो प्रेजेंट हैं ही, साथ में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। आप देखोगे कि स्ट्रक्चर सेल की शेप को मेंटेन करने का काम जनरली करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इनका एक काम है कि ये सेल के आकार को मेंटेन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल का आकार मेंटेन सेल वॉल करता है, इसका मतलब प्रेजेंट होता है ये। पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर सेल की शेप को मेंटेन कौन करेगा? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन यानी जैसे आपके अंदर आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, कंकाल तंत्र है, वो अगर सोच लो कि आपका जो भी स्केलेटन सिस्टम है आपकी बॉडी से निकाल लिया जाए तो क्या होगा? क्या आपकी बॉडी जिस शेप में है उसको मेंटेन कर पाएगी? नहीं मेंटेन कर पाएगी। उसी तरीके से साइटोस्केलेटन उन सेल्स में प्रेजेंट होकर के उन सेल के शेप को मेंटेन करेगा जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, यानी एनिमल सेल के अंदर। तो साइटोस्केलेटन क्या करेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में तो जरूरत है नहीं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे अब डीप में अगर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जैसे डीएनए के साथ जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, पर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का डीएनए काफी लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। अब उसको एक छोटे से जगह में अगर रखना है तो उसको हिस्टोन के ऊपर चारों तरफ लपेट करके कंडेंस करके रखते हैं। और इसकी भी क्लास मैं लेने वाला हूं, ध्यान रहे, इसकी क्लास भी आप जरूर आइएगा, कल 11 बजे है। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसके जब हम बताएंगे हिस्टोन के बारे में कि कैसे ये इस पर अरेंज रहता है। एक बार डायग्राम देख लो, मेरे पीछे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनकी बात हमने की है। नाउ अब अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखोगे ना, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी कई सारे डिफरेंस हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसे कि एक डिफरेंस आपने यहीं पर देख लिया कि एक में सेल वॉल प्रेजेंट है तो दूसरे में एब्सेंट है। उसी तरीके से कई सारे डिफरेंसेस हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हो। पहली बात तो हम सिंपल डिस्कस कर लें। अगर सेल की कंपैरिजन करें, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल टाइप की सेल आपको दिखाई दे रही है। एक कॉमन स्ट्रक्चर है जहां पर डीएनए को न्यूक्लियस ना बोल करके क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोइड। ध्यान रहे क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड में डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन है, पर वो प्रोटीन याद रहे हिस्टोन नहीं है, वो कोई दूसरी प्रोटीन है। कुलदीप, हेलो कुलदीप, पुराने स्टूडेंट रहे हैं बहुत दिन बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने कहा था कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ना, यानी कई सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। और आप देख सकते हो डायग्राम में कि कितने सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं। कंपार्टमेंट अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। प्लांट सेल के अंदर कुछ अलग कंपार्टमेंट हैं, यहां पर भी कुछ कंपार्टमेंट हैं, कुछ कंपार्टमेंट दोनों में कॉमन है। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हीं कंपार्टमेंट को कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्ली होती है चारों तरफ, यानी मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ। चलो अब इन बातों को अगर आपने देख लिया है तो अब एसीएफ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो अब तक पढ़ा। पूछा गया है मेमेलियन सेल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। अब देखो इसमें लॉजिक पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? लॉजिक है।
सनी कोशिकाएं जो वायुवीय रूप में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती, वो कौन सी कोशिकाएं हैं? याद रहे, वायुवीय श्वसन जो होता है वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायुवीय श्वसन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको मैमल्स के अंदर वो सेल बतानी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली CO2 का वायुवीय श्वसन नहीं होगा। ऐसी कौन सी कोशिका है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते? और इसको हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, आरबीसी। देखो तुषार ने बताया, बिल्कुल सही। और उसके पहले अर्पणा जोशी भी बता चुकी हैं इस आंसर को, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए। ठीक है, तो एकदम सही है, एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो DNA? पहला ऑप्शन है मैच्योर स्पर्म, मैच्योर RBC, मैच्योर ओवम, या फिर चौथा है न्यूक्लिएटेड इन्यूक्लिएटेड ओवम। निम्नलिखित में से किसी एक में DNA नहीं होता? परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व RBC, परिपक्व अंडाणु, या केंद्रक विहीन अंडाणु। इनमें से किसमें DNA नहीं है? और सही आंसर फिर से आ गया RBC, क्योंकि RBC में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो फिर DNA कहां से होगा? तो देखो कितने सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी है। मैच्योर RBC इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो, आप में से जितने लोग नए हो अभी इस चैनल पर हमारे साथ, आप में से जितने लोग अभी नए हो और ये देख रहे हो वीडियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं IFS ऑनलाइन, उन सब के नोटिफिकेशन आपको देता है। और साइंस से रिलेटेड हर एग्जाम की प्रिपरेशन हम यहां पर आपके साथ करवाते हैं। आप देख सकते हो नेट, सेट, गेट, IIT, जैम, ACF, RPSC, जितने भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम हैं जो भी आते हैं हायर एजुकेशन में, वो सारे, नीट का एग्जाम भी प्रिपेयर करवाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी तक मैं देख रहा हूं कि लाइक अभी तक बढ़े नहीं हैं आपके। तो अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो लाइक तो कर दो, और कम से कम इसलिए लाइक कर दो ताकि आपकी लाइक्ड हिस्ट्री में पड़ा रहे। आप जब कभी भी इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपकी लाइक्ड वीडियोस में अगर ये चाहते हो कि ये पड़ा रहे तो फिर इसको आप लाइक कर दो। अभी तक किया नहीं? करो करो। ठीक है, चलो, आपसे ही कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, अब सही है, गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में अब हम बात करते हैं कौन कौन सी सेल्स आती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्ट का मतलब, ध्यान रहे, सिंगल सेल यूकैरियोट। अर्पणा जोशी पूछ रही हैं सर ICMR की कट ऑफ कितनी गई? बिकॉज रिजल्ट में मार्क्स ही दिए हैं फॉर जनरल कैटेगरी। ओके अर्पणा, अभी इसके लिए वीडियो बन ही रहा होगा, आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो आप विजिट करते रहो। मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप कहीं जाना मत, देख लेना नोटिफिकेशन आया होगा तो जरूर आएगा, आप विजिट करना। IFS ऑनलाइन आपके लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरे साथ अभी यहां कनेक्टेड हो, तो आपके लिए IFS ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर न्यूज आपको इससे मिलती रहेगी। चलो, बिल्कुल सही है। देखो किसी ने आंसर किया है प्रोटोजोआ। हाँ प्रोटोजोआ इसी में आएंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल की कुछ खास बातें हैं कि इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर खूब सारे कंपार्टमेंट हैं, उन्हीं कंपार्टमेंट को तो कहा जा रहा है, उन्हीं छोटे छोटे कमरे को या रूम्स को कहा जा रहा है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, उनको कहा जा रहा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। राजेंद्र राज पुरोहित कह रहे हैं सर सेल सिग्नलिंग के लिए कूपर और लॉडिश में से कौन सी बुक पढ़ें? अगर आपको कंसेप्ट, आपको बेस करना है कंसेप्ट को, तो आप कूपर पढ़ो, और अगर आपको कोई किसी बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए इंफॉर्मेशन में तो आप उसके लिए लॉडिश पढ़ो। पहले आपको कूपर पढ़नी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट बेस हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है कविता, थैंक यू। कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। यूकैरियोटिक सेल पॉजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप। यूकैरियोटिक सेल की यही तो खास बात होती है कि इनके अंदर एक संगठित केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली के साथ या केंद्रक आवरण के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक आवरण के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। हमारा जो फोकस रहेगा इस लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल पर ही रहेगा और उसके ऑर्गेनेल पर रहेगा। तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो कि यहां पर खूब सारे कंपार्टमेंट हैं और जिनको हम कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और उन सेल ऑर्गेनेल के जो नाम हैं आप उनको यहां देख सकते हो। राइबोसोम, यहां पर बहुत छोटे छोटे टाइनी जो मॉलिक्यूल यहां पर दिखाई दे रहे हैं ऑर्गेनेल, राइबोसोम है, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन लेस, ये मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली रहित कोशिकांग है। साइटोस्केलेटन जो शेप मेंटेन करते थे, खैर ये ऑर्गेनेल नहीं है, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल नहीं होते। हाँ ऑर्गेनेल कौन है, कंपार्टमेंट की बात हम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम, आप देख सकते हो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है, और इसमें एक मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ। गोल्गी बॉडी, इसके भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके भी चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये सब इसी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे स्ट्रक्चर को देखो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। देखो इसके सबसे पहले तो देख लो कि ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसी बाउंड्री को जो येलो या ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अब हम इसी सेल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लें। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है वो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। कोई 4 बातों का डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो बायोलॉजी में, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, कि जो डिफरेंस है प्लांट सेल के अंदर आपको बाहर की तरफ आउटर मोस्ट बाउंड्री इसकी सेल वॉल मिलेगी, जबकि इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। यानी एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा दूसरा डिफरेंस आपको क्या देखने में दिखाई दे रहा है, दूसरा डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है दैट इज प्लास्टिड और क्लोरोफिल। यहां पर दिखाई दे रहा है, यह है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो बायोलॉजी में एक्सेप्शन होते हैं ना, यूग्लिना को छोड़ दो, यूग्लिना की बात हम नहीं करेंगे। यूग्लिना तो ऐसा माना जाता है कि ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। हम उसकी बात इसलिए कर ही नहीं रहे। इन जनरल जो सामान्य बात है उसके हिसाब से अगर हम बात करें कॉमनली, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो लार्ज वैक्यूल है,
दिस इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, जो लगभग 90% स्पेस, 90% स्पेस सेल का कवर कर सकता है। ऐसा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा। एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल हो सकते हैं, लेकिन इतना लार्ज वैक्यूल देखने को नहीं मिलता। कुछ एनिमल सेल के अंदर फूड वैक्यूल देखने को मिलते हैं। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होते हैं? फूड वैक्यूल अमीबा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, अमीबा में देखने को मिलेंगे। इन्हीं को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कहां देखने को मिलेंगे? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। प्लांट सेल का वॉल्यूम मेंटेन करने का काम करता है, कि आयतन मेंटेन रहे। सॉल्ट, कोई भी चीज ज्यादा हो तो ये जो वैक्यूल है वो एक डस्टबिन की तरह है। इस सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कुछ भी ज्यादा एक्सेस हो रहा है तो वैक्यूल उसको स्टोर कर लेगा अपने पास। स्टोर हाउस की तरह है, डस्टबिन कम स्टोर हाउस ज्यादा मान सकते हैं। हालांकि जो वेस्ट है वो भी इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि वेस्ट अगर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहा तो फिर प्रॉब्लम करेगा प्लांट सेल के अंदर। इसलिए जो भी गैर जरूरी चीजें हैं और जो भी एक्सेस चीजें हैं उसको प्लांट अपने वैक्यूल में डाल करके स्टोर कर देता है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो वैक्यूल से निकल करके वापस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। खैर, हमने अभी तक जो डिफरेंस देखा है, 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस देख लिए हैं। जो चौथा डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं। तारक काय। तारक काय का मतलब सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो देखने को मिलेगा वो आपको एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेगा। तारक काय एक ऐसा कोशिकांग है जो क्रोमोसोम के सेपरेशन में मदद करता है, क्रोमोसोम के विदलन में मदद करता है। देखो मैं कितनी हिंदी बोल रहा हूं, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा हूं, वाह, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो सेंट्रियोल यानी तारक काय क्रोमोसोम के सेपरेशन में मदद करता है, और ये कहां पर देखने को मिलता है आपको? एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और हां, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसीएफ के बाकी आने वाले क्वेश्चन के डिस्कशन भी होंगे और बाकी सारी चीजें भी इसमें हम बताएंगे। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं, याद रखना। 4 डिफरेंसेस कौन कौन से थे? पहला सेल वॉल का, दूसरा क्लोरोप्लास्ट का, तीसरा आप देखोगे सेंट्रियोल का, और ये चौथा है, फोर्थ वाला है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का। ये 4 डिफरेंसेस आपको याद रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आएगा तो। नाउ द सेल मेम्ब्रेन, मूविंग टू द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो मेम्ब्रेन है अब हम उसको पढ़ रहे हैं। सैंगर और निकोलसन ने 1972 में बताया और एक मॉडल दिया, जिस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, कि मेम्ब्रेन किस तरीके से सेल के चारों तरफ अरेंज रहती है उसके बारे में सैंगर निकोलसन ने 1972 में बताया और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये 3 मेजर कंपोनेंट है, और मेजर में से ये बेसिकली 2 ही ज्यादा होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रतिशत बहुत कम होता है। तो दीज 2 आर द मेजर कंपोनेंट, ठीक है। सैंगर निकोलसन ने जो मेम्ब्रेन सेलेक्ट किया अध्ययन के लिए या स्टडी के लिए, वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को सेलेक्ट किया था। याद रहे, आरबीसी की मेम्ब्रेन को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर स्टडी किया जाएगा तो सेल के सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को स्टडी करना चाहिए। अब बाकी सारी सेल्स में तो दूसरी मेम्ब्रेन भी है, गोल्गी की मेम्ब्रेन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी है, बहुत सारी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए सेल को क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद खूब सारे मेम्ब्रेन के टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा उठा करके स्टडी किया जाता है। अब आप अगर ये सोचो, कोई ऐसी सेल लेते जिसमें खूब सारे ऑर्गेनेल होते, जब उसमें से कोई एक पार्ट, कोई एक छोटा सा टुकड़ा मेम्ब्रेन का सेलेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें यह कभी ना पता चलता कि यह किस मेम्ब्रेन का टुकड़ा है। और यहां पर पता चल सकता है, क्योंकि आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप जान जाओगे कि ये मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आरबीसी की ही है, वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि और कुछ वहां ऑप्शन नहीं है।
नाउ सेंगर निकोलसन ने बताया कि लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी कुछ रहता है, ये बनाते हैं मेम्ब्रेन। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने क्या बताया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सेंगर निकोलसन, उसके पहले और कई सारे मॉडल दिए जा चुके थे, लेकिन जो सबसे अच्छा मॉडल माना जाता था मेम्ब्रेन के लिए, जिसको अब तक एक्सेप्ट किया जाता है, द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, वो सेंगर निकोलसन का था। ठीक है। अर्पणा जोशी कह रही है इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आरबीसी। अर्पणा सिर्फ इस रीजन से मेम्ब्रेन नहीं सेलेक्ट की गई थी। आरबीसी की मेम्ब्रेन सेलेक्ट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये कि आरबीसी के अंदर कोई दूसरे ऑर्गेनेल नहीं होते, तो आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टडी कर रही हूं, या फिर आप ये सोचेंगी कि आप गोल्गी की मेम्ब्रेन तो नहीं स्टडी कर रही हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। आरबीसी के अंदर ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है अमूल्य, अब आपको आंसर मिल गया होगा। चलो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा, सेंगर निकोलसन ने, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, यानी मेम्ब्रेन में लिपिड ना तो पूरी तरीके से सॉलिड जेल फॉर्म में रहती है और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहती है। ऐसी जो बीच की ट्रांजिशन स्टेट है ना, जेल और सॉल के बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसको कहा जाता है क्वासी फ्लूइड कंडीशन। तो लिपिड मेम्ब्रेन में क्वासी फ्लूइड कंडीशन में रहती है, और क्वासी फ्लूइड कंडीशन रहने की वजह से जो लिपिड है मेम्ब्रेन में मूव कर सकती है। अब ये देख सकते हो यहां लिपिड किस तरीके से, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है और उसमें लिपिड है। लिपिड का एक मॉलिक्यूल इस तरीके से बनाया गया है, और ये लिपिड कहा गया है कि बाइलेयर में अरेंज रहती है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर, यानी एक लेयर ये ऊपर वाली यहां पर और दूसरी लेयर ये वाली है, तो 1 2 बाइलेयर हो गया मेम्ब्रेन में। और कहा कि लिपिड ये मूव कर सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, हो सकता है यहां पर कहीं चली जाए, क्योंकि क्वासी फ्लूइड है, रिजिड नहीं है। और उसकी वजह से जब कभी भी लिपिड मूव करेगी, तो देखो सेकंड पॉइंट के लिखा है, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या है? लिपिड का अपनी ही सतह में, अपनी ही मेम्ब्रेन में मूव करना इधर उधर, क्या कहलाता है? फ्लूइडिटी। ठीक है, तो लिपिड क्वासी फ्लूइड होती है और मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी होती है। अब इसको सरल शब्दों में अगर समझें तो सेंगर निकोलसन ने बताया था कि मेम्ब्रेन तो कुछ इस तरीके से है कि जिसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हैं, लेकिन लिपिड के समंदर में प्रोटीन आइसबर्ग की तरह तैर रही होती है, और कार्बोहाइड्रेट हमेशा कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ये हमेशा या तो प्रोटीन से जुड़े हुए दिखाई देंगे और या तो किसी लिपिड से जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर आप प्रोटीन देख सकते हो, और ये प्रोटीन इधर उधर तैर सकती है, क्योंकि जैसे समंदर में नाव आप रख दो तो नाव तो सॉलिड है, उसी तरह प्रोटीन तो सॉलिड है, लेकिन पानी यानी लिपिड फ्लूइड है। तो जैसे ही आप नाव को रखोगे, बोट को रखोगे पानी में, तो क्या हर समय अगर आप स्थिर पानी में भी रख दोगे, फ्लोट कराओगे बोट को, तो भी वो अपनी जगह तो इधर उधर चेंज करेगी। उसी तरीके से प्रोटीन के साथ भी ऐसा होता है, जब तक कि आप नाव को बांधते नहीं, जब तक कि प्रोटीन नीचे कहीं एंकर नहीं होती साइटोस्केलेटन से, तब तक प्रोटीन मूव कर सकती है। ध्यान रहे ये बात। ठीक है, तो लिपिड के समंदर के अंदर प्रोटीन तैर रहे होते हैं आइसबर्ग की तरह। लिपिड को बताया कि लिपिड का ये नेचर होता है एम्फीपैथिक। इसका जो हेड है वो किसका बना है? ग्लिसरॉल का। और ये है टेल। टेल किसकी बनी है? ये है फैटी एसिड। फैटी एसिड है, हेड में ग्लिसरॉल, टेल में फैटी एसिड। अब आप देख रहे हो कि ग्लिसरॉल जो है इसमें OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप के कारण ये कैसा होगा? पोलर नेचर का। और फैटी एसिड के अंदर टेल है, टेल के अंदर फैटी एसिड है। फैटी एसिड में खूब सारा कार्बन है और हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा, क्योंकि फैटी एसिड की चेन जो होती है वो 20 कार्बन की हो सकती है, 18 कार्बन की हो सकती है, 16 कार्बन की हो सकती है, ज्यादा कार्बन की हो सकती है 20 से भी।
तो जितने ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये नॉन पोलर हो जाएगा। और नॉन पोलर का मतलब होता है कि पानी को पसंद नहीं करता, हाइड्रोफोबिक होता है। नॉन पोलर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। और पोलर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पानी को पसंद करने वाला या वाटर लविंग। लिपिड के इसी नेचर के कारण मेम्ब्रेन में लिपिड बाई लेयर की तरह अरेंज होती है। ध्यान रहे, क्योंकि लिपिड का ये नेचर, एक सिरा हाइड्रोफोबिक दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक, इसलिए इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों नेचर हैं तो हम कह सकते हैं ये एम्फीपैथिक नेचर है। लिपिड के एम्फीपैथिक नेचर के कारण लिपिड क्या करेगी? मेम्ब्रेन में किस तरीके से अरेंज रहती है? बाई लेयर के फॉर्म में। और यह सबसे बेहतर अरेंजमेंट है, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हेड वाला पोर्शन है वो पानी की तरफ रहना चाहिए और जो टेल वाला पोर्शन है वो पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो डरता है पानी से। ऐसे में क्या होगा? अब सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को आप देख लो। सेल मेम्ब्रेन में बेचारी सेल की ये मेम्ब्रेन बाहर भी पानी को फेस कर रही है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है तो अंदर भी पानी। ऐसा क्या अरेंजमेंट लिपिड का रखे कि हमेशा पानी के संपर्क में हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन आए? तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ग्लिसरॉल का हेड इसको बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, ताकि अगर वाटर इसको फेस भी करे तो इसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पानी में रहना पसंद करता है। पर हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन कभी भी पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको अंदर छुपा दिया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड का अरेंजमेंट होता है वो बाइलेयर होता है, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सोचो कि अगर सेल के दोनों तरफ नॉन पोलर एनवायरनमेंट रहता तो फिर लिपिड टेल बाहर की तरफ होती, पर अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ बाहर भी और अंदर भी सेल के पानी वाला एनवायरनमेंट है, वाटर वाला एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये है लिपिड का नेचर। और लिपिड भी किस तरीके की होती है? ध्यान रहे, फॉस्फोलिपिड। हेड को पोलर और ज्यादा कैसे बना दें कि वाटर के साथ इसको कोई भी दिक्कत ना हो? तो एक फॉस्फेट जोड़ दो, फॉस्फेट के अंदर भी खूब सारे ऑक्सीजन है, और जहां पर ऑक्सीजन आएगी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान रहे, क्या कहा मैंने? जहां पर ऑक्सीजन आएगी वहां पर क्या बढ़ेगी? पोलैरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ध्यान रहे, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, हमेशा अपनी तरफ पार्शियल शिफ्टिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। किसी के साथ जुड़ेगा तो पार्शियल शिफ्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से जिस किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा वो थोड़ा सा पोलैरिटी आ ही जाएगी। तो यहां पे हम कह रहे हैं लिपिड पर फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये बन गई क्या? फॉस्फोलिपिड। लिपिड क्या बन गई? फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड इसी बाइलेयर में अरेंज रहती हैं और इसके बीच बीच में सबमर्ज्ड रहती हैं, और प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं कौन? कार्बन। लेकिन अलग अलग मेम्ब्रेन में इन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होगा ये बदल सकता है, इनके अनुपात में अंतर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सा काम कर रही है। कुछ सेल के अंदर प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है तो वहां लिपिड कम और प्रोटीन का प्रोपोर्शन ज्यादा रखा जाएगा। तो कुछ सेल में प्रोटीन की जरूरत होती ही नहीं है, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी हैं जहां प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ऐसी सेल के अंदर लिपिड का अनुपात बढ़ा करके रखा जाएगा और प्रोटीन का कम रखा जाएगा। ठीक है, प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन में 3 तरीके की होती हैं, आप देख सकते हो। एक तो कर जाती है, ये लिपिड बाइलेयर है और मेम्ब्रेन को पूरी तरह से क्रॉस करने वाली, इसको इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये दूसरी प्रोटीन जिसको एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, जो बाहर सरफेस पर या अंदर सरफेस पर, मेम्ब्रेन के जो अंदर बाहर की तरफ है, पेरीफेरी पर है, साइड साइड में है, उसको एक्सट्रिंसिक कहा जाएगा। ठीक, प्रोटीन 2 तरीके की हो गई, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। इसको सबको पेरिफेरल रख दें तो ज्यादा अच्छा है, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल। ठीक है, अब ये प्रोटीन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये प्रोटीन चैनल बनाएंगी, ट्रांसपोर्ट करवाएंगी मॉलिक्यूल का, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करेंगी, बहुत सारे फंक्शन करती हैं। डिवाइस प्रॉब्लम आ रही है।
वॉइस प्रॉब्लम क्यों आ रही है? 1 मिनट में देखता हूं। अभी भी आ रही है क्या? अब सही है, मेरे ख्याल से अब सही होगा। तो दिस वॉज अबाउट प्रोटीन्स। चलो आगे पढ़ते हैं कि 2 तरीके की प्रोटीन है और प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो प्रोटीन का फंक्शन है, फंक्शन क्या है? देखो, जब आप और ज्यादा पढ़ते हो डिटेल में तो पता चलेगा कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो लिपिड एंकर्ड भी होती हैं। हम उसकी बात क्यों करें? क्योंकि उस लेवल का ये एग्जाम नहीं है। यहां पर एग्जाम के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उन बातों को फोकस करेंगे जिससे एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है? फंक्शन क्या है? प्रोटीन क्या काम करती हैं? एक्ट एज ट्रांसपोर्टर। दूसरा फंक्शन, एक्ट एज रिसेप्टर। रिसेप्टर, कुछ लिगेंड के लिए कुछ रिसेप्टर का काम भी करते हैं प्रोटीन। और एक्ट एज सेल एडेशन मॉलिक्यूल। सेल एडेशन मॉलिक्यूल यानी सेल को सेल से अटैच कराने का काम, सेल को बाहर मैट्रिक्स से अटैच कराने का काम भी ये प्रोटीन करते हैं। खूब सारे प्रोटीन के फंक्शन हैं जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने लिखा है। ठीक है? चलो अब बारी आती है किनकी? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी फटाफट देख लें। कार्बोहाइड्रेट को आप जब कभी भी देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेटेड विथ ईदर प्रोटीन और लिपिड, या तो प्रोटीन या तो लिपिड के साथ प्रेजेंट होता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ प्रेजेंट है तो क्या कहा जाएगा इसको? ग्लाइकोलिपिड। ध्यान रहे, ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है तो क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है? अब ये जो प्रोटीन है ग्लाइको वाली फॉर्म, ये क्या करती है? प्रोटीन को और ज्यादा स्टेबल बना देती है। हमेशा ग्लाइकोसाइलेशन क्या करता है? प्रोटीन को और ज्यादा स्टेबल बना देता है। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट की बारे में बात है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is not a constituent of cell membrane? क्वेश्चन है, not a constituent of cell membrane, इनमें से कौन कोशिका झिल्ली का रचक नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा ग्लाइकोलिपिड एंड चौथा नन ऑफ द अबव। अब देखो कोलेस्ट्रॉल कह दिया और कोलेस्ट्रॉल हमने डिस्कस नहीं किया। एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अगर यहां पर आप देखो तो येलो कलर में छोटा सा बनाया गया है कोलेस्ट्रॉल भी। कोलेस्ट्रॉल को भी यहां पर बना दिया गया है। ये कोलेस्ट्रॉल यहां छोटे छोटे दिखाई दे रहा है। तो यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी लिख लो। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये मेंटेन करता है फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड। लिपिड की फ्लूइडिटी को थोड़ा कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल तालाब में दीवार की तरह है। तालाब में दीवार की तरह इस तरह से है कि जैसे सपोज किसी तालाब में कोई भी दीवार नहीं थी और पूरा तालाब खाली पड़ा था, आप उसमें पानी भरा हुआ था, एक कंकड़ आप फेंकते हो तो उससे बनने वाली जो वेव है पूरे पॉन्ड में फैल जाएगी। यानी वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से कई दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। पर बीच बीच में अगर तालाब में सेक्शन बांट दो तो आप जब कंकड़ फेंकोगे तो जिस सेक्शन में पत्थर वो गिरेगा वेव सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगी, बाकी सब जगह फिर आपको लहर नहीं मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल ठीक उसी तरीके से काम करता है कि लिपिड का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं फ्री होने देता, वो रोक देता है। ठीक है?
तो टेम्परेचर बफर, एग्जैक्टली शिवानी सही कह रही हैं, एक्ट एज टेम्परेचर बफर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लिपिड पिघल जाते हैं और बड़ी तेजी से इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। पर अगर फ्लूइडिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि हो सकता है फ्लूइडिटी बढ़ने से अगर लिपिड इधर उधर भाग जाएं तो फिर सेल के अंदर कुछ जो जरूरी चीजें वो बाहर निकल करके जा सकती हैं, या जो बाहर के अंदर चीजें हैं वो आ सकती हैं। ऐसा ना हो, फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर हो कम टेम्परेचर हो, लिपिड ना तो ज्यादा भागे और ना तो ज्यादा क्लोज हो, कोलेस्ट्रॉल ऐसा करता है। और अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप जानते हो कि इसका आंसर क्या होगा? फॉस्फोलिपिड भी मेम्ब्रेन में होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन सेल विच इज विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ह्यूमन सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? ये तो वही पहला वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है? विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होते? बिना पहले वाले सवाल का आंसर कर रही हैं या बाद वाले सवाल का आंसर कर रही हैं? अपर्णा जोशी ने कहा 3। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होगा? शमीमा, वंदना, राजेंद्र राजपुरोहित, टीना चौधरी भी अब सही कह रही हैं, सोनिया कुमावत भी सही कह रही हैं, ज्योति 4 नहीं, ज्योति इस क्वेश्चन को आप देखो, इसका आंसर 2, शिवानी पारिक भी सही कह रही है। सारे स्टूडेंट आप सब लोग सही आंसर कर रहे हो। तो सिंपल सा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सेल ऑर्गेनेल किसमें नहीं होता? आरबीसी। समझ रहे हो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक क्या है? आरबीसी। फंक्शन, मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है? मेम्ब्रेन बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है मॉलिक्यूल का, जब जरूरत होता है तो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट भी करवाएगी यही मेम्ब्रेन, जिस पर हम अभी फोकस ज्यादा नहीं कर रहे। ग्रोथ करवाती है, यानी मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है तो ग्रोथ कराने में भी हेल्प रहेगी, इलास्टिक होगी तो ग्रोथ भी आसानी से होगी, सेल एनलार्ज हो सकती है। इंटरसेलुलर जंक्शन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे जंक्शंस जो सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। सेल कुछ अगर सिक्रीट करती है तो उसको अपना आकार बदलना होता है, और आकार बदलने के लिए मेम्ब्रेन का फ्लूइड स्टेट में होना जरूरी है, तभी उसका आकार बदल पाएगा, और लिपिड की वजह से यह संभव हो पाता है, इसलिए सेल सिक्रीशन फंक्शन अपना परफॉर्म कर लेती है। एंडोसाइटोसिस करना हो, इसका मतलब सेल अपने अंदर कुछ अगर खा रही है, एंडोसाइटोसिस से कुछ अंदर आ रहा है सेल के, तो भी उसको अपना शेप चेंज करना होगा। सेल डिवीजन करती है तो भी सेल शेप चेंज करती है, और इस दौरान भी उसको जरूरत पड़ती है फ्लूइडिटी की। तो ये जो फ्लूइड नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है मेम्ब्रेन का, और ये सारे फंक्शन इसी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके अंदर एक सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी, यानी लिपिड मेम्ब्रेन को अगर आप निडल से उसमें पोर करो और वापस निडल हटा लो तो अपने आप वो गैप फिल हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लूइड है। सही बात है। क्या कभी पानी में छेद कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पानी का नेचर कैसा है? फ्लूइड, वो जगह को वापस कवर कर लेगा। उसी तरीके से मेम्ब्रेन भी तो फ्लूइड नेचर की है। हाँ, क्वासी फ्लूइड है, पूरी की पूरी फ्लूइड नहीं है, लेकिन क्वासी फ्लूइड की वजह से ही सही मेम्ब्रेन रीसीलिंग या सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। ट्रांसपोर्ट की बात को हम ज्यादा नहीं देखेंगे, सेल वॉल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको भी हम अभी यहां डिस्कस नहीं करेंगे। जो हाईलाइट कर रहे हैं हम कौन सा? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम प्लांट के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल का सिस्टम है। देखो, जब सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब एक से ज्यादा ऑर्गेनेल उसके साथ काम कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम है, या कोई भी सिस्टम देखो तो सब सिस्टम अपने आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उसी तरीके से एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं।
एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल इसके अंतर्गत आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब किसका हिस्सा है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। 1 2 3 4। इनमें से क्या एंडोमेम्ब्रेनस का पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है। ठीक है। अर्पणा जोशी पूछ रही हैं सर, विच मॉलिक्यूल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ सीलिंग पर्टिकुलरली? अर्पणा, द मॉलिक्यूल विच आर फ्लूइड इन नेचर, दैट इज लिपिड मॉलिक्यूल। हम कहते हैं ना, लिपिड मॉलिक्यूल की वजह से ही फ्लूइडिटी आती है, और यही फ्लूइडिटी वजह है सेल्फ सीलिंग का। यानी लिपिड अल्टीमेटली किसकी वजह से? लिपिड की वजह से, लिपिड की वजह से सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी आती है। राजवीर सिंह पूछ रहे हैं लिम्फ क्या होता है? अभी तो लिम्फ की बात हम करेंगे, लेकिन लिम्फ तो बहुत बाद की बात हो गई। लिम्फ का मतलब होता है एक फ्लूइड है जो ब्लड के अलावा एक दूसरे सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का बचा हुआ फ्लूइड जो कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं लौट पाता, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाया जाता है। खैर, हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, इस बात को ध्यान रखो और याद रखो कि 3 ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये एंडोमेम्ब्रेनस हिस्सा नहीं है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के ऑर्गेनेल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, पर इन तीनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होता। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो एसीएफ में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से एक को अंतः झिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता। आपके ऑप्शंस हैं राजधानी यानी वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम या फिर गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी। क्या नहीं है? थोड़ी देर पहले बात की है इसकी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, थोड़ी देर पहले बात की है। बिल्कुल सही जवाब है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सारे आंसर आ गए। बीना के आंसर आ गए, फैक्ट्स एंड नॉलेज इन्होंने भी आंसर दिया सेकंड, अपर्णा जोशी भी सेकंड, सोनिया कुमावत बिल्कुल सही है, प्रीति पांडे एग्जैक्टली सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अगर अपीयरेंस आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अगर अपीयरेंस आप देखते हो कि देखने में, तो देखने में देखो ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में आपको दिखाई देगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा जो पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जिसको यहां पर जूम करके बनाया गया है। इनमें से कुछ पार्ट ऐसा है जिसके पास एक थिन फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैट नहीं है, ट्यूबुलर है, और उसमें कोई भी खुरदरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा, रफ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा, उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपीयरेंस के आधार पर और संरचना के आधार पर, हम अपीयरेंस के आधार पर तो 2 तरीके के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इनके आप फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन भी इनका अलग अलग है। RER अलग फंक्शन करता है, SER अलग फंक्शन करता है। ER के अंदर अगर आप बात करो ER की, सपोज ये ER है, इसको कहा जाता है सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी जब बड़ी होती जाती है और ज्यादा एनलार्ज होती जाती है तो ये टूट जाती है, और टूटने के बाद बनती है वेसाइकल्स। सिस्टर्नी टूटने के बाद क्या बन जाती है? वेसाइकल्स। सिस्टर्नी के अंदर अब देखो ये सिंगल मेम्ब्रेनस,
इसमें एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक ही वाला ऑर्गेनेल है, पहले मैं बात कर चुका हूं। जो इसके बाहर है वो साइटोप्लाज्म है और अंदर है इसका ल्यूमेन, ये अंदर है ल्यूमेन। तो ईआर के अंदर टर्मिनल पार्ट होता है और ईआर के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, जिसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। काम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले हम देख लेंगे, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे रफ अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, ये किसका है? राइबोसोम का। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम बैठ करके यहां क्या कर रहे हैं? आर पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन बना रहे हैं। आर पर राइबोसोम क्या करते हैं? कंटेन राइबोसोम सिंथेसाइज या साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और कौन सी प्रोटीन है? सिक्रीटरी प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? सिक्रीटरी प्रोटीन, ठीक है, सिक्रीटरी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ध्यान रहे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन में जितनी भी लिपिड है वो कौन बना करके भेजा है? एसईआर। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस भी यहीं पर होती है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, एस्ट्रोस्टेरॉन हुआ, या दूसरे स्टेरॉयडल हार्मोन जितने भी हैं वो सब कहां बनते हैं? वो आरईआर में बनते हैं, सॉरी एसईआर में बनते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को स्मूथ इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा गया था क्योंकि वहां पर राइबोसोम है। राइबोसोम क्या कर रहे थे? प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी प्रोटीन? सिक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। द चीफ फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर। अब इसका आंसर जल्दी से बता दो कि स्मूथ ईआर का मेन फंक्शन क्या है? क्या है मेन फंक्शन स्मूथ ईआर का? जल्दी से बताओ। इनमें से एक क्या प्रमुख कार्य है स्मूथ ईआर का? जल्दी से बताइए। और आंसर आ गए। अपर्णा जोशी ने बताया, बिल्कुल सही है, लिपिड की सिंथेसिस। वर्षा इरफान पूछ रहे हैं कि सर ये क्लास नेट जेआरएफ के लिए भी है? देखो ये क्लास जो है बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाई गई है और ये है विज्ञान, साइंस, बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो आपको जहां कहीं भी इसको यूज करना है आप कर सकते हो, क्योंकि सब सही और बेसिक इंफॉर्मेशन है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल सही बात है, वसा संश्लेषण या फिर फैट सिंथेसिस, क्योंकि फैट का मतलब लिपिड से है, ठीक है। यह सिंथेसाइज करने का काम करता है एसईआर, ओके। तो इसके बाद अगर पॉसिबल हो सकेगा तो हम नेक्स्ट सेशन भी लाएंगे, जरूर लाएंगे इसका, एसीएफ एग्जाम का, एग्जाम से पहले नेक्स्ट सेशन भी लाएंगे और आपको बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल और उनके टॉपिक के बारे में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है वर्षा, सही, लिपिड बायोसिंथेसिस बिल्कुल सही है। गुलवैज अख्तर ने कहा प्रोटीन सिंथेसिस। गुलवैज,
प्रोटीन सिंथेसिस तो तब होती अगर वहां पर लिखा होता RER, पर RER तो लिखा नहीं था, इसलिए आपको क्या वहां टिक करना पड़ेगा, वसा या फैट सिंथेसिस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये सेशन मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। ओके, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हो तो तुरंत पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अभी जो अगला सेशन आने वाला है, कल सुबह मैं वापस आऊंगा, ध्यान रहे कल सुबह 11 बजे मैं बॉटनी का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। बॉटनी के कुछ टॉपिक, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो। ठीक है, पूजा लास्ट ईयर में है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में, तो ओके ठीक है, आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन एमएससी में अगर आप होती हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आप एमएससी में आप आ जाइए, लास्ट ईयर में है। आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, इसको टेस्ट देते रहिए, ताकि एमएससी में आप जैसे ही आए तो आपके पास आरएफ हो, एमएससी क्लियर करते ही आप सीधे ज्वाइन कर लो कहीं पर। ठीक है, ओके, तो ठीक है, चैनल पर नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ताकि आपकी लाइक्ड लिस्ट में ये पड़ा रहे। आप जब कभी भी चाहो तो इसको देख सकते हो। और मैं कल सुबह 11 बजे वापस आऊंगा, और भी जितने भी एसीएफ के एग्जाम हैं उनके सारे डिस्कशन सर यहाँ करने वाले हैं, और भी फैकल्टीज सब करेंगे। तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा आईएफएस ऑनलाइन के साथ। थैंक यू।